हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे भूगोल को सीरीज चला रहा हूँ भूगोल की। उसमें मैं पहले यहाँ पे अंतरिक्ष यानी कि यहाँ पे ब्रह्मांड की बात किया। ब्रह्मांड से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको मैं बताया। अब ब्रह्मांड से हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने सौरमंडल की तरफ। तो सौरमंडल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको बताऊंगा। उससे पहले जो भी इससे संबंधित इमेजेज हैं और उससे समझाने की कोशिश करूंगा जो भी उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है और कुइपर बेल्ट क्या होता है, और यहाँ पे फिटको की समस्या क्या है ये भी देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इससे संबंधित वो सब भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज़। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या नया सीखने को मिलता है और सौरमंडल संबंधित कितने प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे कि बिग बैंग महाविस्फोट हुआ था। ठीक है, आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद विस्फोट के बाद कई सारी गैलेक्सीज बनी। गैलेक्सीज में बहुत सारी गैलेक्सी बनी, अरबों गैलेक्सी बनी। उन गैलेक्सीज में एक हमारी भी गैलेक्सी का निर्माण हुआ जिसका नाम था दुग्ध मेखला या मिल्की वे जिसे हम कहते हैं। और उस मिल्की वे गैलेक्सी में यहाँ पे कहीं हमारा सौरमंडल स्थित है। ठीक है, क्योंकि इसमें सूर्य के जैसे हजारों तारे, लाखों तारे, करोड़ों तारे इसमें अवेलेबल हैं। तो उसमें से हमारा जो सौरमंडल है वो कहीं यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसी सौरमंडल के बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि इसी सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पे हम लोग हैं और हमारा जीवन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इससे संबंधित क्या यहाँ पे आपको नया देखने को मिलता है। तो सौरमंडल की बात करेंगे, ये उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी यहाँ पे बात करेंगे। ओके, सौरमंडल को सौरमंडल या सौर परिवार भी कहा जाता है क्योंकि सौरमंडल बनता है सूर्य के 8 ग्रहों को लेकर। ठीक है, सूर्य है और इसके 8 ग्रह हैं, इसको मिला के बनता है एक सौरमंडल या पूरा परिवार जिसे हम कहते हैं सौर परिवार। ठीक है, सौरमंडल का निर्माण माना जाता है कि लगभग ये 4 से लेके 5 अरब साल पहले हुआ था। ठीक है, 4 से लेके 5 अरब साल पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ था और सूर्य इसमें मुख्य आकाशीय पिंड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रह है, ये एक आकाशीय पिंड है मुख्य सौरमंडल का। ठीक है, तो इसमें देखिए कई तरह की स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सौरमंडल में आपको ग्रह दिखाई देंगे, इसमें आपको धूमकेतु जिसे हम कॉमेट्स बोलते हैं वो दिखाई देंगे, एस्टेरॉयड दिखाई देंगे। ठीक है, और इसमें उल्का पिंड भी दिखाई देते हैं आपको, इसमें आपको पुच्छल तारा भी दिखाई देंगे। तो ये सब इसमें दिखाई देता है और इससे संबंधित प्रश्न भी यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देन और आगे चलते हैं, इससे संबंधित देखते हैं। जैसे एक और तस्वीर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए, इससे पहले ना सौरमंडल जो मान लो हम लोग तो यहाँ पे सौरमंडल पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ पहले ये कहा जाता था, पहले तो इतना टेक्नोलॉजी डेवलप थी नहीं, तो ये कहा जाता था कि जो हमारा सौरमंडल है वहाँ पे ब्रह्मांड शब्द इस्तेमाल किया गया, लेकिन सौरमंडल के परिप्रेक्ष्य में ही बोला गया था कि हमारा जो सौरमंडल है उसके केंद्र में पृथ्वी है। ठीक है, पहले ये कहा जाता था कि केंद्र में पृथ्वी है, उसके बाद पृथ्वी का चक्कर बाकी सब ग्रह लगाते हैं। ठीक है, लेकिन 1514 में थोड़ा सा जब साइंस डेवलप हुई, लोग थोड़ा अवेयर और ज़्यादा होने लगे, तो आए कि निकोलस कोपरनिकस। 1514 में उनकी एक पुस्तक आई जिसका नाम था कॉमेंट्रेलस करके, और जिसको हम कहते हैं लिटिल कमेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, लिटिल कमेंट्री। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में ये कहा कि नहीं, ये जो ब्रह्मांड यानी कि जो हम ब्रह्मांड देखिए सौरमंडल के संदर्भ में वो लोग इस्तेमाल करते थे उस समय, क्योंकि ज़्यादा जानकारी थी नहीं। तो ये जो हमारा सौरमंडल है उसमें पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में है। ठीक है, सूर्य केंद्र में है और उस सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी और बाकी अन्य सब ग्रह लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये 1514 में जाके बोले कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस। तो इनकी बात को आप याद रखिएगा, इससे संबंधित भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। लेकिन ये तो एक थ्योरी बेस दे दिए। उससे पहले माना जाता है कि भारत में 1000 वर्ष पहले, 1514 से पहले यानी कि 1000 वर्ष पहले यानी कि 6ठी शताब्दी की बात की जा रही है कि 1000 वर्ष पहले हमारे जो वराहमिहिर खगोलविद थे, यानी कि ये भी खगोल वैज्ञानिक ही एक तरह से मान सकते हैं, जिनका नाम था वराहमिहिर। इन्होंने 1000 वर्ष पहले ये बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, इतना इन्होंने 1000 वर्ष पहले बता दिया था। उसके बाद 1514 में जाके निकोलस कोपरनिकस एक थ्योरी देते हैं जो बोलते हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में यानी कि सौरमंडल के केंद्र में यहाँ पे पृथ्वी नहीं है, सूर्य है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये है हमारा सौरमंडल का एक और तस्वीर। और मैं यहाँ पे बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये है सूर्य। ठीक है, इसके सबसे करीब आपको देखने को मिलेगा मरकरी ग्रह जिसे हम बुध कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा शुक्र ग्रह, फिर देखने को मिलेगा यहाँ पे पृथ्वी, फिर देखने को मिलेगा मंगल। और ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट है जो छोटे छोटे यहाँ पे
चट्टान जैसी स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो इसका एक बेल्ट है। ठीक है, एक यहाँ पे समूह दिखाई देगा जिसे हम क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट कहते हैं। उसके बाद बृहस्पति जो यहाँ पे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे शनि दिखाई देगा, और यहाँ पे यूरेनस यानी कि जिसे हम अरुण कहते हैं, यहाँ पे नेपच्यून दिखाई देगा जिसे हम वरुण कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अरुण और ये वरुण है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्लूटो। प्लूटो भी पहले ग्रहों की श्रेणी में काउंट किया जाता था, जिसे हम मिला के टोटल 9 ग्रह कहते थे। लेकिन 14 अगस्त से 25 अगस्त के 2006 में ना एक मीटिंग हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की। ठीक है, उसमें क्या किया गया, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो ये सन भी याद रखेंगे कि 2006 में प्लूटो को क्या किया गया था, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, और उसे एक डवार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। अब कहेंगे कि सर उसको अचानक ग्रहों की श्रेणी से बाहर क्यों कर दिया गया, तो चलिए मैं उससे संबंधित भी कुछ यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ग्रह जो होते हैं ना, ग्रहों की परिभाषा होती है। कहा जाता है कि जो सूर्य का चक्कर लगाएगा, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, तो जो सूर्य का चक्कर लगाएगा वो ग्रह कहलाएगा। ठीक है, प्लूटो भी सूर्य का चक्कर लगाता है, वो भी ग्रह एक तरह से हो गया। ठीक है, लेकिन ये भी कहा गया कि सूर्य का चक्कर लगाते समय, ठीक है, ये जो अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये अपने ही परिक्रमा पथ पे, यानी कि अपने ही पथ पे ये चक्कर लगाएंगे, अपने ही कक्षा में चक्कर लगाएंगे। ये नहीं कि यहाँ से ये इसमें चले आए, दूसरे की कक्षा में चले आए, तो ऐसा नहीं करना है। तो बाकी ग्रह तो ऐसा फॉलो करते हैं, लेकिन जो प्लूटो था ना, जो प्लूटो था, ठीक है, जो प्लूटो ग्रह था वो ये फॉलो नहीं करता, तो वो दूसरे की कक्षा में भी कभी कभी घुस जाता है। इसीलिए उसको ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। और एक ग्रहों को डिफाइन करने के लिए एक और बात कही गई कि ग्रहों में ना इनके पास एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, खुद का एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो क्या करता है, इनको गोल आकार प्रदान करता है। क्योंकि ग्रह देखेंगे, जो भी ग्रह का आकार है लगभग गोलाकार ये लगभग होते ही हैं। ठीक है, पूरे गोलाकार नहीं होते हैं, लेकिन ये गोलाकार होते हैं, इनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये गोलाकार होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रहों को समझने की 3 से 4 बातें जो मैंने बताया यहाँ पे। बाकी और कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये है सूर्य। ठीक है, और पूछे अगर आपसे कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, पार्थिव ग्रह, तो आप बताएंगे कि जो बुध है, यहाँ पे बुध है, और यहाँ पे शुक्र है, और यहाँ पे देखने को मिलेगा पृथ्वी, और यहाँ पे आपको मंगल। तो ये वाले जो ग्रह है ना, ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये ग्रह क्या कहलाते हैं, ये आपको पार्थिव ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, और बाकी ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसके इधर वाले तो पार्थिव ग्रह हो गए। अब इसके इधर वाले ग्रह जो है ना, ये गैसीय ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, इनका जो स्ट्रक्चर है ना, ये गैसों से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए गैसीय ग्रह कहलाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ठोस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है इनका, इसलिए ये पार्थिव ग्रह इधर कहलाते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मैं और कुछ इससे संबंधित बात बताऊँ तो पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो गैसीय ग्रह है ना, ये गैसों से मिलकर बने हैं, तो इन्हें गैसीय ग्रह तो बोलते हैं। साथ ही साथ इन्हें जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। जोवियन शब्द जुपिटर से आया है। ठीक है, और ये बोले तो वेस्टर्न कंट्रीज में एक जोव करके देवता होते थे, वहाँ से शब्द आया था। ठीक है, लेकिन जुपिटर के संबंध में जोवियन ग्रह इस्तेमाल किया जाता है। जोवियन ग्रह उन्हें बोला जाता है जो अन्य ग्रहों से बड़े आकार में हो। ठीक है, इन सब ग्रहों का जो आकार है, इन ग्रहों के अपेक्षा, पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा बड़ा है, इसीलिए इन्हें जोवियन ग्रह भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो गैसीय ग्रह या फिर जोवियन ग्रह इनको कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब गैसीय ग्रह में जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से बने हुए हैं, मेथेन से बने हुए हैं, हीलियम से बने हुए हैं, हाइड्रोजन से बने हुए हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और सबसे ज़्यादा तो आपको मेथेन दिखाई देगा ना, मेथेन तो इधर नेपच्यून और यूरेनस के आसपास दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एस्टेरॉयड समझ में आ गया, यहाँ पे पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, और यहाँ पे जोवियन या गैसीय ग्रह किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया। और ये वाली जो बेल्ट देख रहे हैं ना, ये भी एक एस्टेरॉयड की बेल्ट होती है, जिन्हें हम कुइपर बेल्ट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कुइपर बेल्ट कहते हैं। इधर तो एस्टेरॉयड बेल्ट है और ये है क्यूपर बेल्ट। तो ये वाला बेल्ट है ना, क्यूपर बेल्ट, ये भी एस्टेरॉयड ही है, अब यहाँ ये भी क्षुद्र ग्रह ही है, लेकिन इनकी संख्या ना बहुत ही ज़्यादा है। इनका जो ये बेल्ट है, ये बहुत ही चौड़ा है, इस क्षुद्र ग्रह की बेल्ट से बहुत ही चौड़ा है। अगर आपसे पूछे कि ये जो क्षुद्र ग्रह है, इसका जो बेल्ट है ना, ये किस किस ग्रहों के बीच पड़ता है, तो ये बृहस्पति है और यहाँ पे मंगल। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पे क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट आपको दिखाई देगा। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब सौरमंडल से और प्रश्न पूछा जाता है कि आकार की दृष्टि से इनका क्रम क्या है, घनत्व की दृष्टि से इनका क्रम क्या है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगर आपसे पूछे कि ये जितने भी ग्रह हैं सबसे ज़्यादा घनत्व किस ग्रह का है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व आपको पृथ्वी का दिखाई देगा। पृथ्वी का दिखाई देगा 5.5 इसका है घनत्व, ठीक है। 5.5 के आसपास इसका घनत्व, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं, ठीक है, इसका घनत्व। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किस ग्रह का है सौरमंडल में, तो पृथ्वी का है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं। बाकी देखिए, अब एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे सूर्य है बीच में, ठीक है, और ये सब ग्रह हैं, ओके। यहाँ पे तो एक और यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिसे हम मैंने बताया कि ये क्यूपर बेल्ट है, ठीक है, ये क्यूपर बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट बहुत ही बड़ा है ये। उसके बाद इसके बाद भी एक ट्रोजन एस्टेरॉयड होते हैं, मतलब ये भी छोटे मोटे यहाँ पे क्षुद्रग्रह ही टाइप के हैं, जिसे हम ट्रोजन्स बोलते हैं। अब आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ से जो ये ट्रोजन्स हैं, क्षुद्रग्रह हैं, और ये है, ये सौरमंडल जो हमारा है, ग्रह है, जैसे पृथ्वी हुआ, सूर्य के करीब ये लोग क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि ये लोग ना लैग्रेंज पॉइंट पे स्थिर हैं। अभी आपने सुना होगा जो आदित्य एल1 गया है, आदित्य एल1 जो सूर्य को स्टडी करने के लिए गया है, वो भी लैग्रेंज 1 पॉइंट पे स्थित है। तो यहाँ पे स्थित करने का क्या मतलब है? यहाँ पे स्थित करने का मतलब ये होता है कि जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे समान रूप से लगता है, तो ये यहाँ से हिल नहीं पाते हैं। वैसे ही जो एस्टेरॉयड बेल्ट होते हैं ना, वो भी लैग्रेंज पॉइंट पे स्थित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ट्रोजन एस्टेरॉयड बेल्ट है, तो ये लैग्रेंज पॉइंट 5 पे स्थित है। तो यहाँ पे जो ग्रह है उनका गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण समान रूप से लगता है, जिसके कारण ये लोग स्थिर यहाँ पे बने रहते हैं। वहाँ से हिलते डुलते नहीं, दूसरे की कक्षा में ये लोग प्रवेश नहीं करते हैं। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है आपसे, जैसे मैंने स्क्रीन पे भी लगा रखा था कि गोल्डी लॉक्स जोन क्या होता है। गोल्डी लॉक्स जोन, ये सूर्य है, ठीक है, और ये मान लेते सूर्य है, इसके आसपास का जो इलाका होगा ये बहुत ही गर्म होगा। जैसे मान लीजिए इसके आसपास के इलाके में बुध ग्रह आता है, ठीक है, बुध ग्रह आता है, शुक्र ग्रह आता है, ये तो बहुत ही गर्म है, बुध तो सबसे ज़्यादा गर्म है। उसके बाद पृथ्वी आती है, ठीक है, पृथ्वी। तो जो इसके आसपास का इलाका होगा सूर्य का, वो तो बहुत ही हॉट होगा, वहाँ पे तो जीवन संभव ही नहीं है। मान लीजिए बहुत ही हज़ारों डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान होता है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, तो ये बीच वाला जो इलाका होता है, ठीक है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे तस्वीर में ही दिखाता हूँ, ठीक है, रुक जाइए, हाँ, ये देखिए। तो ये सूर्य वाला इलाका है, ये बुध वाला इलाका है, और शुक्र वाला, ठीक है। तो ये जो इलाका है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ तक गर्म होता है। और यहाँ तक आएंगे तो ये इलाका जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है और बहुत ज़्यादा ये ठंडा भी नहीं होता है, ठीक है। तो पृथ्वी वाला जो इलाका है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति संभव मानी जाती है। तो ऐसे जोन को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, ठीक है। ऐसे जोन को गोल्डीलॉक्स जोन करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी ना हो, ज़्यादा ठंडी भी ना हो, और वहाँ पे जीवन की उत्पत्ति संभव हो। और उसके बाद जब इस इलाके से इधर जाएंगे तो इधर बहुत ही ज़्यादा ठंड, जैसे सूर्य से दूर जाएंगे वैसे ही बहुत ही ज़्यादा ये ठंड होगा। और यहाँ पे तो ये सब जो ग्रह हैं, यहाँ पे तो बर्फ़ के गोले भी इनके कक्षा में देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये वाला इलाका बहुत ही कह सकते हैं कि हैबिटेबल होता है, यानी कि रहने योग्य होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, गोल्डी लॉक्स जोन कहा जाता है, ठीक है। गोल्डी लॉक्स जोन इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे चलें तो अगर आपसे पूछें कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, तो आकार के अनुसार मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन है, उससे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपको बृहस्पति दिखाई देगा, उसके बाद शनि दिखाई देगा, फिर अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इस क्रम को भी आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगर द्रव्यमान के अनुसार पूछे कि द्रव्यमान के अनुसार इनका आकार मतलब क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान पृथ्वी का बृहस्पति का होता है, उसके बाद शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध का होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा मतलब थ्योरी से संबंधित कुछ प्रश्न बातें। तो अब देख लेते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं और समझते चलते हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। तो निम्नलिखित में से यहाँ पे निहारिका जो है ना, वो सौर मंडल का भाग नहीं है, ठीक है। वो ब्रह्मांड का भाग है निहारिका, लेकिन सौर मंडल की बात करिए, सौर परिवार का बात किया जा रहा है। यहाँ पे सूर्य है, इसका ये परिवार है। यहाँ पे निहारिका शब्द मैं इस्तेमाल किया ही नहीं, तो निहारिका इसका भाग नहीं है। इसमें धूमकेतु आता है, ग्रह आते हैं सौर परिवार में, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं, लेकिन निहारिका नहीं आती है, ठीक है। अब कहेंगे निहारिका क्या होता है, तो निहारिका मैं आपको बता दूं, जब मैं स्टार का लाइफ साइकिल बता रहा था, जीवन चक्र उनका बता रहा था कि तारा कैसे बनते हैं, तो मैं सबसे पहले बताया था यहाँ पे नेबुला को,
ठीक है, नेबुला को बताया था जिसे हम निहारिका कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये धूल धक्कड़ से बना हुआ, मतलब हीलियम, हाइड्रोजन, बहुत ही ऐसे धूल धक्कड़ बादलों से बना हुआ ये स्ट्रक्चर होता है जिसे हम निहारिका कहते हैं। यही डेवलप करके इसी में बहुत ही हजारों लाखों तारे निर्माण होते हैं निहारिका में। तो इस बात को याद रखेंगे, निहारिका ब्रह्मांड का अंश है, न कि सौरमंडल का। आगे चले, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, ठीक है, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। मैंने बताया कि पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी मतलब हमारे सौरमंडल का केंद्र है, लेकिन बाद में ये कोपरनिकस साहब आए, ठीक है, निकोलस कोपरनिकस साहब आए और उन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी हमारे सौरमंडल के केंद्र में नहीं है, बल्कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कोपरनिकस ने। और जो वैज्ञानिक हैं उनसे संबंधित कुछ थ्योरी देख लेते हैं। तो गैलीलियो का एक थ्योरी था कि इन्होंने जो पिंड है ना, जो आकाशीय पिंड है, वो जो किसी ग्रह पे गिरते तो उससे संबंधित ये नियम दिए थे। न्यूटन जो थे वो गुरुत्वाकर्षण और गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो देखिए, अभी जो मैं यहाँ पे प्रश्न जो बताया हूँ ना, ये वाला प्रश्न, ठीक है, कि ये किसने प्रतिपादित किया, तो इसी संबंधित 2-3 टाइप का और प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन सबका जवाब कोपरनिकस ही होता है। जैसे पूछा जाए अगर आपसे कि जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसका भी आंसर होगा कोपरनिकस। या प्रश्न पूछे आपसे कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है, तो ये है इनका नाम है कोपरनिकस। और किसने सर्वप्रथम स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो इनका नाम है कोपरनिकस। तो इस टाइप से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सबसे सघन है, ये वाला सही है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व तो सबसे सघन है या फिर सबसे घनी है, ये मैं आपको बताया था शुरू में ही, ठीक है। तो पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पृथ्वी के संगठन में क्या, मतलब जब पृथ्वी बनी थी तो उसके संगठन में क्या सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है? नहीं, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन नहीं पाया जाता। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, पृथ्वी के संगठन में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। कहीं जाके सिलिकॉन 15.1% पाया जाता है, तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% समाहित है, तो नहीं। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 98% यहाँ पे समाहित है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सूर्य का व्यास क्या पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है? नहीं, सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है, न कि 190 गुना, ठीक है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे था ऑप्शन ए, क्योंकि यही यहाँ पे सही था, ठीक है। तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? ठीक है, मंगल और यूरेनस यानी कि अरुण की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मंगल और यहाँ पे है अरुण ग्रह, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन से दोनों 2 ग्रह इनके बीच हैं, तो यहाँ पे दिखाई देगा बृहस्पति और यहाँ पे दिखाई देगा शनि ग्रह। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य यानी कि बीच, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी, इनके मध्य कौन कौन से ग्रह आते हैं ये आपको बताना है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य यहाँ पे देखिए बुध है और यहाँ पे शुक्र है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? अभी मैं ग्रहों के बारे में बताया था कि ग्रह किसे कहेंगे, तो उसी से एक संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। तो पूछ रहा है इसमें से क्या सत्य है? क्या यह ग्रह जो होते हैं वो प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं? तो ये गलत है। क्या यह प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं? ये भी गलत है। यह प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं? ये भी गलत है। सब ऑप्शन डी सही है कि ये अप्रकाशवान यानी कि ग्रह जो होते हैं उनमें प्रकाश नहीं होता है लेकिन फिर भी वो चमकते हैं, तो ये सही है। उनमें प्रकाश नहीं होता है फिर भी वो चमकते हैं। कैसे चमकते हैं? तो इसका सही जवाब है कि ये सूर्य से यानी कि सन से एनर्जी लेते हैं, सन के कारण ये लोग क्या करते हैं, चमकते हैं। उनमें खुद की एनर्जी नहीं होती है, ठीक है, उनके पास खुद की ऊर्जा नहीं होती, ये लोग सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और क्या करते हैं, चमकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ये खुद का इनके पास प्रकाश नहीं होता है ग्रहों का, लेकिन फिर भी ये चमकते हैं। अब देखिए ये भी ये जो ना मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा हूँ, इससे संबंधित यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, आईएएस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे जानकारी दूंगा, प्रश्न नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए अगर आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो बताएंगे ये देखिए सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह, ठीक है। अगर आपसे पूछे
कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। पहले प्लूटो हुआ करता था, लेकिन प्लूटो तो 2006 में इसको ग्रहों की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। तो अब सब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होगा बुध। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पे कौन सा ग्रह है, तो पहले तो बुध है, दूसरे स्थान पे यहाँ पे शुक्र आपको दिखाई देगा। और शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। सूर्य सौरमंडल का शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। अगर बात किया जाए कि सबसे, ठीक है, सबसे ज़्यादा कम गति मतलब किसकी है सूर्य की परिक्रमा करने में, तो वरुण की सबसे कम गति है, क्योंकि ये सूर्य से बहुत ही दूर स्थित है। तो ये समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए एक वर्ष में 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये जो वरुण है ना, ये 164 वर्ष में सूर्य का चक्कर एक परिक्रमा पूरा कर पाता है। तो यानी कि इसकी जो स्पीड है घूमने की वो बहुत ही कम मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही दूर है सूर्य से। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें नंबर पे है। देखिए पहले तो बुध पड़ता है, शुक्र पड़ता है, यहाँ पे पृथ्वी पड़ेगा, फिर मंगल, फिर 5वें नंबर पे यहाँ पे आएगा बृहस्पति। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि बृहस्पति दूरी के अनुसार यहाँ पे 5वें नंबर पे है और पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ से इतना कुछ आपको पता चला। आगे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न मैं आपको बताया था, गोल्डीलॉक्स जोन पूछा भी गया था यूपीएससी में कि गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो ये इस संदर्भ में देखा जाता है कि ये एक बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज है। जैसे जब आपसे कहा जाए कि इस ग्रह पे, ठीक है, गोल्डीलॉक्स जोन दिखाई दिया, यानी कि वो कहना ये चाहता है कि यहाँ पे हैबिटेटल जोन है, यानी कि यहाँ पे लोग रह सकते हैं, यानी यहाँ पे सर्दी कम पड़ती है और गर्मी कम पड़ती है, यानी कि ऐसा यहाँ पे माहौल है जहाँ पे जीवन संभव है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे चलें। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये पूछा बीपीएससी ने 2022 में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्दों का खेल है। आप तुरंत हड़बड़ी में क्या करेंगे, इसका सही जवाब बृहस्पति दे देंगे। ठीक है, लेकिन ये बृहस्पति इसका सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जब पूछेगा तब आप बताएंगे बृहस्पति है, लेकिन ये पूछ रहा है सौरमंडल का सबसे प्रधान यानी कि सबसे बड़ा आकाशीय पिंड कौन सा है। ग्रह शब्द इस्तेमाल नहीं किया, आकाशीय पिंड कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा आकाशीय पिंड तो सूर्य होगा ना, ये सबसे बड़ा है यहाँ पे सौरमंडल में। लेकिन जब ग्रह बोलेगा तो आप कहेंगे बृहस्पति, और जब आकाशीय पिंड बोलेगा तो कहेंगे सूर्य सबसे बड़ा आकाशीय पिंड है सौरमंडल का। ठीक है। तो फिलहाल आज के क्लास में इतना ही। सौरमंडल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ, और फिटकू की समस्या तो मैं सुन नहीं पाया, इसके लिए सॉरी फिटकू। चलो अगले क्लास में तुम्हारी समस्या सुनूंगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिला गोल्डीलॉक्स जोन, एस्टेरॉयड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट। ठीक है। तो इस देखिए क्यूपर बेल्ट अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं बताया हूँ तो फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए ये वाला एरिया तो एस्टेरॉयड बेल्ट का है। ठीक है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट का है जो यहाँ पे आपको मंगल और बृहस्पति के बीच देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अरुण और वरुण के बाद में यहाँ पे आता है क्यूपर बेल्ट, जो जो 8 ग्रह हैं उसके बाद आता है क्यूपर बेल्ट। तो इसकी लोकेशन याद रखेंगे। ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो सौरमंडल में स्थित जो ग्रह हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन ज़्यादा चमकीला है, कौन किसको जुड़वा बहन कहते हैं, कौन क्या कहते हैं, सबको मैं वहाँ पे बताऊँगा, प्रश्न के साथ बताऊँगा। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।